हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को समझते हैं, पढ़ते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस पर काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 24 है। और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जो हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है वीडियो नंबर 22 से, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर वाला पार्ट, उसकी आज थर्ड वीडियो है। तो हमारे किसी फ्रेंड्स ने अगर पुरानी वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो नंबर 20 to 23 देख लीजिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। और दोस्तों, ये वाला जो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, इसको हम आज की वीडियो में फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्दर एक टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर इधर रास्ते में जो सेंटर में बनाया हुआ है बीच में, वो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, मतलब किसी भी कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है। ठीक है, अब वो कंपनी का हेड ऑफिस, वहां पर सिर्फ हेड ऑफिस में लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वहीं पे डीलिंग हो रही होगी। उसमें एक बंदा बैठा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग देखता है, तो वो हो सकता है सब सप्लायर से बात कर रहा हो, पैकेजिंग वालों से बात कर रहा हो। सेल्स वाला बंदा है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के कांटेक्ट में हो। मार्केटिंग वाले बंदे प्रमोशन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के काम से हैं। ऐसे ही प्रोक्योरमेंट वाली टीम मैन्युफैक्चरर्स के टच में होगी। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिट्स, पैकेजिंग की, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, सब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से लिंक होती है। तो ये एक तरीके का नेटवर्क स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसमें आते हैं दोस्तों दूसरा टाइप, सेलुलर या मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। तो सेल क्या होता है? देखिए, सेल बॉडी जैसे सिंपल समझिए, बायोलॉजी हमने क्या पढ़ा है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, वो अपने आप में एक लिविंग यूनिट है। तो वैसे ही सेल क्या है? सेल्फ मैनेजिंग टीम या ऑटोनोमस बिजनेस यूनिट्स। तो कई बार कंपनीज में अपने आप एक अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होती हैं, उनको हम सेल्स बोलते हैं, which can operate alone but which can interact with other cell to produce a more potent and competent business mechanism। अलग अलग वो काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग काम कर रही है, मार्केटिंग में भी अलग अलग वर्टिकल है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन आपस में इंटरेक्ट करके, कोलैबोरेट करके वो पूरे बिजनेस को चला सकते हैं। ये कहलाता है सेलुलर स्ट्रक्चर। बिगिनिंग टू अपीयर इन फर्म्स दैट आर फोकस्ड ऑन रैपिड प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन। तो आजकल कंपनीज ने रियलाइज किया है कि क्रॉस फंक्शन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है और इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर काफी उसमें हेल्पफुल होता है। री इंजीनियरिंग एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। अब एक टर्म समझते हैं, री इंजीनियरिंग, और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एमबीए के स्पेशलाइजेशन करेंगे तो इवन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक स्पेशल कोर्स होता है जिसमें इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो री इंजीनियरिंग क्या होता है? रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव मेजर गेन्स इन कॉस्ट, सर्विस और टाइम। मतलब बिजनेस प्रोसेस जो चल रहा है, जो स्ट्रक्चर है, उसका एक रेडिकल चेंज करना, पूरा एक स्ट्रक्चर उस वे में बनाना। किस लिए? अब देखिए, कंपनीज की अलग अलग वो हो सकते हैं। कॉस्ट में गेन करना, मतलब कॉस्ट में कुछ ना कुछ सेविंग करना, सर्विस में गेन करना, टाइम में करना, अलग अलग पैरामीटर। तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। इफेक्टिव प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। या दूसरा पार्ट इसका हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपको कोई टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, कंपनी में बिल्कुल आपको कुछ नया करना है, इनोवेटिव करना है, तो उस केस में भी री इंजीनियरिंग काम आती है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, आप याद करिए, ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क। जो ये पूरा मैं आपको बता रहा था, बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आप चीजों के अराउंड मत करिए, आउटकम्स के अराउंड वो करिए। मतलब जैसे आपको स्टडीज के एग्जाम्पल में बताता हूँ। स्टडीज में जैसे मान लीजिए एक होता था कि 12 चैप्टर है, 6 सब्जेक्ट है, आपने डिवाइड कर लिया, मैं आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, वीकेंड पे ये करूंगा। आप उसमें टास्क के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा, आपने एम ये बनाया कि एक महीना है एग्जाम में, मुझे क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आनी और इस एक महीने में मुझे पढ़ना है। उसमें आपने एक आउटकम डिफाइन करा। अब उसके अराउंड आप कर रहे हैं कि दिन में मैं इतने घंटे पढ़ूं, ये सब्जेक्ट पढ़ूं। ये क्या है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट है री इंजीनियरिंग का कि आप ऑर्गेनाइज करिए आउटकम के अराउंड, ना कि टास्क के अराउंड। Have those who use the output of the process perform the process। मतलब जिनको उसको एंड में यूज करना है उनको इन्वॉल्व करिए। आप कोई एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं सेल्स टीम के लिए, ठीक है, आपने आईटी हेड ऑफिस में बैठे लोगों से डेवलप करा के सेल्स टीम को दे दी यूज करने के लिए। बाद में आपको पता लगा इसमें कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। उससे अच्छा है कि सेल्स के भी किसी ऐसे बंदे को उसमें इन्वॉल्व करिए ना, जो आपको डे इन डे आउट उसको कल को यूज करेगा। मतलब आप कोई भी चीज को फ्रेंडली तभी बना सकते हैं ना, तो इसलिए जिसको उसको एक्चुअल में यूज करना है उसको आप इन्वॉल्व करिए।
सबस्यूम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू रियल वर्क दैट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। मतलब आप कंसीडर करिए कि ये रियल सिनेरियो में होगा तो कैसे होगा, उसको ध्यान में रखते हुए उसको बनाइए। ट्रीट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दो दे वर सेंट्रलाइज्ड। मतलब इस चीज को चैलेंज मत समझिए, हो सकता है आपकी किसी दूसरी लोकेशन पे एक बंदा हो, वो काफी अच्छा हो, कोई ऐसा रिसोर्स हो, चाहे वो एजेंसी रिसोर्स हो सकता है, तो आप सबको सेंट्रल समझ के यूज करिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स। एक्टिविटीज को लिंक करिए, मतलब एंड रिजल्ट नहीं कि लास्ट में सबको आउटपुट है वो हमने सम करके दे दिया, सब एक्टिविटीज पैरेलल में चलनी चाहिए। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस। जहां पर काम हो रहा है वहां पर डिसीजन पॉइंट रखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और वो सारा हेड ऑफिस आएगा, 3 दिन 4 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर वहां जाएगा, उससे बहुत लॉस हो जाए उसकी वजह से। तो कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई सिस्टम इन प्लेस वहां होना चाहिए। कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट दी सोर्स। इंफॉर्मेशन को एक बार कैप्चर करिए और वो भी प्रेफरेबली सोर्स के वहां करिए। अब आते हैं दोस्तों, एक सिक्स सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से इसकी सर्टिफिकेशन होती है, इवन अलग से कोर्स भी होता है स्पेशलाइजेशन में। एनालिटिकल मेथड फॉर अचीविंग नियर परफेक्ट रिजल्ट ऑन अ प्रोडक्शन लाइन। तो देखिए बिल्कुल 100% परफेक्शन तो कहीं नहीं आ सकती। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्शन लाइन पे आप नियर परफेक्ट रिजल्ट्स को अचीव करिए। एम्फोसिस ऑन रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वेरिएंस इन ऑर्डर टू बूस्ट क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। तो इसमें मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सब प्रोडक्ट एक जैसे बनने चाहिए, तो उसमें जो वेरिएशन है उसको आपको कम करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़े। फिर आता है दोस्तों लीन सिक्स सिग्मा। इंक्लूड द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी स्टेप इन एन प्रोसेस एंड फिक्सेस दोज दैट रिमेन। मतलब कि देखिए पूरा स्टेप आप देखिए, एंड टू एंड 10 स्टेप्स हैं। अब उसमें हो सकता है कोई एक आध स्टेप ऐसा हो जो बेकार में ऐड कर रखा हो, जिसकी जरूरत ना हो। तो लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको आप रिमूव कर दीजिए और जो बाकी है उनको फिक्स करके चलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको कहते हैं लीन सिक्स सिग्मा। प्रोसेस ऑफ सिक्स सिग्मा 5 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है डिफाइन द प्रोसेस वेयर रिजल्ट्स आर पुअर देन एवरेज। मतलब देखिए इंप्रूवमेंट का स्कोप हर जगह हो सकता है। अब आप एज टीचर हैं तो क्लास में हर तरीके के बच्चे होंगे, ठीक है। अब उसमें जो सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपको ये भी देखना है कि वो कैसे 100% तक पहुंचे। कुछ बच्चे हैं जो फेल होते हैं, वो कैसे पासिंग उस पे है ताकि आपको हर बच्चे को पास कराना भी आपको वो है, तो उनको आइडेंटिफाई करिए। सिक्स सिग्मा में मतलब आइडेंटिफाई कौन हो जाएंगे, जो पुअर है, एवरेज से नीचे है। मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक प्रोसेस डिफाइन करिए कि आप किस वे में मेजर करेंगे। वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट परफॉर्म्ड हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ नंबर अचीव्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू पिन पॉइंट वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजों को एनालाइज करिए और आइडेंटिफाई कर लीजिए कहां कहां गलतियां हो रही है। इंप्रूव द प्रोसेस एंड एलिमिनेट द एरर। प्रोसेस को इंप्रूव करिए और सारी गलतियों को एलिमिनेट करिए। एस्टैब्लिश कंट्रोल टू प्रिवेंट फ्यूचर डिफेक्ट फ्रॉम अकरिंग। अब जो आपने यहां पे आइडेंटिफाई करा उसको कैसे फ्यूचर प्रोडक्ट उससे हटाया जा सकता है, उसको आप एस्टैब्लिश करिए। ये प्रोसेस होता है दोस्तों सिक्स सिग्मा का। डिजाइनिंग जॉब टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी। जॉब डिजाइन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल टास्क इन एन अटेम्प्ट टू मेक देम मोर रेलेवेंट टू द कंपनी एंड टू एम्प्लॉइज। मतलब इंडिविजुअल टास्क को स्टडी करिए और उनको ज्यादा रेलेवेंट बनाइए, प्रॉपर्ली डिफाइन करिए। अब इसकी टेक्निक्स, जॉब एनलार्जमेंट, ये हमने दोस्तों एचआर में पढ़ा हुआ है। तो जो दोस्त हमारे एचआर के मॉड्यूल को देखा है आपको ध्यान होगा, हमने जॉब डिजाइन, एनलार्जमेंट, रोटेशन पे क्लियरली बहुत बड़ा डिस्कशन किया हुआ है। एनलार्जमेंट क्या होता है, कंबाइनिंग टास्क टू गिव अ वर्कर मोर और सेम टाइप ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म, मतलब उसमें कुछ एडिशनल टास्क दे देना। रोटेशन अलग अलग जॉब्स से उनको करना ताकि उनको वैरायटी मिल सके, नया स्किल सेट वो सीख सके। जॉब कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग टास्क कैरेक्टरिस्टिक टू इंप्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशन। जॉब एनरिचमेंट ऑल्टरिंग द जॉब बाय गिविंग वर्कर मोर ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। मतलब रोज माइक्रो मैनेज करने की बजाय उनको कहिए भाई तू इस चीज का ऑनर है, अपने हिसाब से देख, एंड रिजल्ट तेरे हाथ में है। एम्पावर्ड फील कराइए। फिर आता है दोस्तों सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोडक्ट ग्रुप स्ट्रक्चर इनेबल्स द कंपनी टू इंट्रोड्यूस एंड मैनेज अ सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इनेबल द कॉर्पोरेशन टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग अलोंग प्रोडक्ट लाइन एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। मान लीजिए कंपनी जो है एक ओरल केयर बना रही है, एक बॉडी केयर बना रही है, तो ओरल केयर प्रोडक्ट को कंबाइन कर दिया, उसके रिगार्डिंग फाइनेंस फंक्शन, R&D सबको एक कर दिया, एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी पे काम चल रहा है, प्रोजेक्ट सी पे काम चल रहा है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ग्रुप स्ट्रक्चर।
Geographic area structure allows the company to tailor product to regional differences and to achieve regional coordination. Geographic area पे डिवाइड करना, ये एक बहुत पुराना अप्रोच है और कंपनीज यूज भी करती है। नॉर्थ का एक रीजनल ऑफिस होगा, ईस्ट का एक होगा, वो वहाँ की स्टेट्स में कोऑर्डिनेट कर रहा होगा क्योंकि वो वहाँ के सारे चैलेंजेस को समझता है। ज्योग्राफिक एरिया स्ट्रक्चर ऑफ एन एमएनसी किस तरीके से होता है? अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेसिडेंट होगा, इधर आपका R&D कॉर्पोरेटिव स्टाफ होगा। अब देखिए, ये एक पूरी एमएनसी है जो वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। अब उसकी यूएस में कंपनीज है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है। अब इसके अंदर यूरोप में प्रोडक्ट ग्रुप ए की एक है, बी की एक है, सी की एक है, फिर बी की है, इसमें है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ज्योग्राफी वाइज करा और उसके बाद जो है नीचे प्रोडक्ट ग्रुप्स बनाए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। और जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के एक नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे जो कि स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के बारे में है। आज की वीडियो में दोस्तों कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी जो कि है meedu.study@gmail.com पे आप हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।